हाँ जी, गुड इवनिंग। जो लोग लाइव आ चुके हैं एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। बीच में काफ़ी दिन का गैप लगा लिया था हम लोगों ने, ठीक है। अब भी कोशिश करेंगे कि ये समय हमारा फिक्स हो और ये क्लास हमारी चले। आप लोगों के कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। इससे पहले जो हमारे सेशन हो चुके हैं उसमें मैंने आप लोगों को 3 सेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन हिस्ट्री के करवाए थे। अब हमारा ये सेशन कंप्लीट जीके का रहेगा, जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन भी होंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन भी होंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी होंगे, विविध अदर क्वेश्चन भी होंगे और स्टैटिक के जीके के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम आई का क्या मतलब है? मतलब अंतिम आई जो है वो किसके लिए, वो इंडिया के लिए है, इंडस्ट्री के लिए है, किसके लिए है? इसके लिए आप लोगों को फिक्की शब्द की फुल फॉर्म का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए जी, फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन, FI हो गया, डबल C, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। फिक्की एक फेडरेशन है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए, जिसकी स्थापना 1927 में हुई और हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो इस पूरी फुल फॉर्म में आपको बताना है जो अंतिम आई है इस शब्द का मतलब क्या है, तो ये इंडस्ट्री के लिए लगाया गया है, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ये है इसकी पूरी फुल। मैं आपको बता दूं कि एसएससी में फिक्की से रिलेटेड बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखे हैं, बहुत बार क्वेश्चन फिक्की से रिलेटेड पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहां पे कुछ बोर्ड बताए गए हैं कि कौन सा बोर्ड कहां पर स्थित है, ठीक है। आपको ये देखना है। कॉफी बोर्ड जो है इंडिया का, ये इंडियन है, ये इंटरनेशनल नहीं है, ध्यान दें। इंडियन कॉफी बोर्ड जो है बेंगलोर में है, ये बिल्कुल सही है। रबर बोर्ड जो है कोट्टायम केरल में है, ये बिल्कुल सही है। चाय बोर्ड कलकत्ता में है, बिल्कुल सही है। तंबाकू बोर्ड जो है इसमें कोचीन दे रखा है, जबकि तंबाकू बोर्ड जो है एक शहर है गुंटूर। गुंटूर नाम का एक शहर है और ये शहर आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर होगा डी, सुमेलित नहीं है। मतलब तंबाकू बोर्ड कोचीन में दिखा रखा है, कोचीन में नहीं है। गुंटूर नाम का एक शहर है आंध्र प्रदेश में, वहां पे है इंडियन तंबाकू बोर्ड। समझ में आ गई बात? चलिए, आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे। भारत में तंबाकू की खेती कौन लेकर के आया था? भारत में तंबाकू की खेती किसने स्टार्ट की थी, किसने शुरू की थी भारत में तंबाकू की खेती? क्या आप जानते हैं? इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन ये वही आ गया सेम। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? देखिए, जो पिछला क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, हाँ ठीक है, पुर्तगालियों का आएगा इसका आंसर। मतलब तंबाकू की खेती भारत में पुर्तगाली लेकर के आए थे, ठीक है। देखिए जी, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को, या ये नहीं कह रहा दिल्ली सल्तनत, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया? देखो, दिल्ली सल्तनत शुरू तो 1206 में हो चुकी थी और इसका पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से लेके 1210 तक राज करता है, लेकिन साहब की राजधानी लाहौर थी। इसके बाद इसका बेटा आया आराम शाह, उसने भी राजधानी लाहौर रखी। फाइनली जो तीसरा शासक आया ना इल्तुतमिश, 1211 से लेके 1236, उसने राजधानी अपनी शिफ्ट कर ली थी।
तो राजधानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना की है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसकी राजधानी दिल्ली है, ये न जाने कितनी बार मैं क्लास में भी बताता हूं, तो वो इल्तुतमिश है। बलबन इसी वंश का 9वां शासक है। रजिया सुल्तान इसकी 5वीं शासक है। रजिया का टाइम पीरियड रहेगा 1236 से लेके 1240 और बलबन का रहेगा 1266 से लेके 1286। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? पहले मैं आपको बता दूं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई है। 2 भाई थे, हरिहर व बुक्का। हरिहर व बुक्का ने स्थापना की 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल हम्पी। हम्पी जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे, ये सब पेपर में आ चुका है। तो विजयनगर साम्राज्य में जो वित्तीय व्यवस्था थी वो किस पे आधारित थी, मतलब मेन काम क्या था? देखिए वहां पे नहीं, बंदरगाहों का तो इतना रोल नहीं था, विजयनगर साम्राज्य बीचों बीच है। ठीक है, तो यहाँ पे भू राजस्व ही था, रेवेन्यू ही था वहां पे सबसे ज्यादा इनकम सोर्स, तो भू राजस्व इसका आंसर होगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश बनते हैं, संगम, सुलभ, तुलुव व अराविडु वंश। और विजयनगर साम्राज्य के तीसरे वंश का दूसरा शासक कृष्णदेवराय सबसे ज्यादा फेमस था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को उनके तिथि का सही मिलान करें। अब देखिए ये क्वेश्चन है बड़े मजेदार, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन 1919 के दे रखे हैं। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है जो आपको सबसे सॉलिड आता हो। कैसे? आपको इनमें से सबसे सॉलिड आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले मैंने आपको स्टोरी सुना रखी है। क्या सुना रखी है? कि गांधी जी को बैन कर दिया था पंजाब में 4 अप्रैल। फिर 6 अप्रैल को गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बनाई। वो सत्याग्रह सभा किसके खिलाफ बनाई है? रोलेट एक्ट के खिलाफ। तो रोलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल। ठीक है जी, अब बारी आई रोलेट एक्ट की और जलियांवाला बाग हत्याकांड की। अब आपको 2 चीजें याद रखनी है। रोलेट एक्ट इन दोनों से पहले आएगा, दिसंबर तो बाद में आता है, तो ये 18 मार्च हो गया, बन गई बात। एक और याद रखने का तरीका, मतलब आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, रोलेट एक्ट इनसे पहले आएगा तो 18 मार्च हो गया। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, ध्यान रहे कांग्रेस के अधिकतर अधिवेशन दिसंबर के महीने में हुए, तो दिसंबर का महीना ये रहा जी। समझ में आ गई बात? सबसे आसान है, बस अगर आपको एक डेट भी याद है ना तो दूसरे तो लॉजिक निकल आते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अगला एक बार फिर बता देता हूं। रोलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल, रोलेट एक्ट आया था मार्च में, उससे पहले आएगा ना, तभी तो सत्याग्रह होगा और तभी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और उसके बाद होगा उसी साल दिसंबर के महीने में अमृतसर में सेशन। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था, अंडरग्राउंड रह करके काम जारी किया था? तो यह है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यानी कि 1942 में जेल से फरार होकर के पर्दे के पीछे से काम किया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। भाई जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज शेयर करते रहें साथ साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था? ये बड़ा आसान है, मैं आपको बता दूं। स्वराज पार्टी बनी है 1923 में। ठीक है, लॉजिकल बातें करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, हो ही नहीं सकता ये तो इसका आंसर। स्वदेशी आंदोलन 1905, अच्छा अगर ये 5 में असफल होगा तो इतना लंबा जाके थोड़ी ना होगी वो। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1923, असहयोग 1922, एक साल पहले तो यही हुआ है, यानी ये असफल हुआ तभी तो बात बनी। एक्चुअल में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो घटना थी ना, उसके ही विरोध में हम लोगों ने असहयोग आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन जब वापस लिया चोरा चोरी के कारण, तो कांग्रेस के 2 नेता मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास,
मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ही नाराज हो गए, कांग्रेस से रिजाइन दिया और खुद की पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। हालांकि ये पार्टी 1925 में मर्ज हो गई थी चित्तरंजन दास डेथ की मृत्यु के बाद। ठीक है, क्लियर है। तो बड़ा आसान है, मतलब 23 में अगर ये बनी है तो ऑब्वियस है इससे पहले वह हुआ होगा, जस्ट ये बहुत पहले हो चुका, ये बाद में हुआ और ये भी बाद में हुआ, तो बच गया एक। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? ध्यान से सुनो, बंगाल पहले एक सूबा हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था। ठीक है, उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन। अच्छा, इसको आप बंगाल का गवर्नर जनरल न समझ लें, आप लोग इसको बंगाल का गवर्नर जनरल न समझ लें। ठीक है, तो उस समय जब बंगाल एक था तो इसका गवर्नर था एनडी फ्रेजर। ध्यान से सुनना, इसका गवर्नर था एनडी फ्रेजर। 1905 में बंगाल के कर दिए दो हिस्से, एक बनाया वेस्ट, एक बनाया ईस्ट। पूछा है क्या? पूर्वी बंगाल का। वेस्ट का तो यही रह गया जी, वेस्ट का यही रह गया। पूर्वी बंगाल का बनाया जी ब्रामफील्ड फुलर को। ठीक है, तो पूर्वी बंगाल का गवर्नर किसे बनाया गया था? ब्रामफील्ड फुलर को। पश्चिमी का रह गया था एनडी फ्रेजर। दो बंगाल बन गए थे और झांसा ये दिया था 1905 में कि भाई पॉपुलेशन ज्यादा है, लगभग 8 करोड़ लोग हैं, तो इसलिए इसको एक कर दें। लेकिन वास्तव में क्या था? ये हिंदू और मुसलमानों का विभाजन था। बहुत बार क्लास में डिस्कशन हो चुकी है ये बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? नागार्जुन बांध परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर ही है, सही है ये। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध परियोजना गंगा नदी पर नहीं है, भागीरथी पर है, भागीरथी पर। ठीक है, भागीरथी नदी पर है। वैसे एक नदी का नाम हो रहेगा यहाँ पर, भिलांगना। भागीरथी और भिलांगना, तो इसका आंसर होगा ये। नागार्जुन कृष्णा पे, बगलिहार चिनाब पे, रंजीत सागर रावी नदी, टिहरी बांध गंगा पे नहीं है, भागीरथी पे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई? देखिए, जो केंद्रीय सिल्क बोर्ड है ना, ये बोर्ड आता है वस्त्र मंत्रालय के अधीन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। वस्त्र मंत्रालय कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार के एक मंत्रालय के अधीन आता है केंद्रीय सिल्क बोर्ड। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1948 में हुई थी। एक बात और याद रख लें, इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। बेंगलोर, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है सिल्क बोर्ड का। वस्त्र मंत्रालय के अधीन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रेजेंट में केंद्रीय सरकार में, केंद्र सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के मिनिस्टर कौन है? केंद्रीय मंत्री कौन है वस्त्र मंत्रालय के, जिनके अधीन केंद्रीय सिल्क बोर्ड आता है? 1948। ठीक है, बेंगलोर में हेडक्वार्टर। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन हुआ। देखिए, पहली बार एक ऐसा महोत्सव हुआ जहां पर अलग अलग साहित्यकार जेंडर के ऊपर अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अलग अलग जेंडर पे आदान प्रदान करेंगे अपने विचारों का बड़े बड़े इतिहासकार, तभी तो लिंग साहित्य बोला गया। लिंग के ऊपर बहुत सारे साहित्य। ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है अप्रैल 2017, अप्रैल 2017, और इसका आयोजन किया गया था पटना में। अप्रैल 2017 में पहली बार दुनिया में लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया था, जहां पे अलग अलग साहित्यकार जेंडर के ऊपर अपने अपने विचार रखेंगे। बस एक मंच मिल गया उसके ऊपर विचारों का। ठीक है, पटना के बारे में एक बात और याद रखना, पटना की स्थापना 1541 में हुई थी। पटना कब बसाया गया था? 1541 में शेरशाह सूरी द्वारा। पहले इसका नाम
पाटलिपुत्र था। अगला क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से ली गई है? देखो जुडिशियल रिव्यू क्या है, मतलब ऐसा कोई भी विधेयक या कोई भी बिल केंद्रीय सरकार या संसद में पास हो जिससे हमारे मूल अधिकारों को ठेस पहुंचती हो, जो हमारे मूल अधिकारों के लिए सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उस बिल को निरस्त कर सकती है, रद्द कर सकती है। और ये अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? देखो ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी था और अब ये हमारा मौलिक अधिकार भी हो गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार भी हो गया है हमारा ये। तो क्या लग रहा है इसका? 86वां संशोधन हुआ था 2002 में। इसके तहत कह दिया गया था आर्टिकल 21A के अंतर्गत कि अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का ये अधिकार है, कंपलसरी है ये, आर्टिकल 21A के तहत। ठीक है, 86वां संशोधन 2002। क्लियर है? चलिए, कैसा लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन देख करके? एक बार थोड़ा सा रिव्यू आप लोग भी दे दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? हमारे संविधान में जो टोटल 12 शेड्यूल हैं उनमें से जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन के तहत जोड़ी गई थी 1992 में, जिसके अंदर पंचायतों का जिक्र है। ठीक है, वैसे पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 में शुरू हो चुका था पंचायती राज, लेकिन इसको संविधान में डाला गया 73वें संशोधन के तहत 1992 में। तो पंचायतों से संबंधित 29 विषय दिए गए हैं टोटल। पंचायतों से संबंधित टोटल 29 सब्जेक्ट है इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, भारतीय संविधान के किस भाग में, ध्यान से सुनो, संघ व राज्यों, अब इतना पढ़कर के ये ना समझना कि भाग नंबर 1 है संघ व राज्यों का जिक्र है, पूरी बात सुनो। संघ व राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख दे रखा है। एक तो ये कि किस भाग में संघ व राज्य दे रखे हैं, एक ये कि संघ व राज्यों के बीच संबंध, रिलेशन के बारे में बात बता रखी है। हम जितने भी इसके अंदर दे रखे हैं सबके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है भाग नंबर 10। भाग नंबर 10 जो है इसमें SC और ST के बारे में प्रावधान है, SC और ST। उसके बाद भाग नंबर 11 दे रखा है, ये इसका सही जवाब होगा। भाग नंबर 11 के अंदर आप अगर बात करें तो अनुच्छेद 245 से 263 के बीच, 245 से 263 के बीच संघ व राज्यों के बीच संबंध के बारे में बातें हैं। उसके बाद भाग नंबर 15 दे रखा है। भाग नंबर 15 में निर्वाचन है। और उसके बाद दे रखा है भाग नंबर 20 संशोधन। तो आंसर होगा बी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। अच्छा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्नलिखित में से कहां सदाबहार वन पाए जाते हैं? एक बार तो ये जो सारी लोकेशन आप लोगों को दे रखी है मैं आपको ये मैप के जरिए बता देता हूं। सबसे पहले मालवा का पठार, मालवा का जो पठार है वो ये रहा इस एरिया में। उसके बाद दे रखा है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट ये रहा, पश्चिमी घाट ये रहा, और छोटा नागपुर का पठार ये रहा। तो सदाबहार वन जो पाए जाते हैं वो हमारे
मानसून की एंट्री इस दिशा से होती है, तो यहाँ पश्चिमी घाट पर पाए जाएंगे आपको सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां पर है? बताइए इसका आंसर। ये लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड, लुसाने में, ठीक है। तो भाई ये थे आपके सामने आज के कुछ जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो के रिव्यू के हिसाब से आगे क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी। अगली वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट सारे कंप्लीट जीके होगी, ठीक है। तो चलिए फिर जैसे ही क्लास समाप्त होगी ऑफलाइन कमेंट आप लोग इसके ऊपर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।